जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग का प्रोसीजर बदल दिया गया है। अब जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसको कि आपको समझना है ताकि आप अपनी जीएसटी की रिटर्न सही से फाइल कर पाएँ। तो इन सभी बदलाव को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बिजनेस को करना तो मुश्किल है ही, लेकिन यदि आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो बिजनेस की कॉम्प्लायंस करनी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन सीए सतबीर सिंह चैनल पे हम आपसे अपडेट आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप आसानी से कॉम्प्लायंस कर पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें, और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है, जैसे कि अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू या मीशो के थ्रू, तो उसके इसमें उसका जीएसटी 1 को फाइल करने का प्रोसीजर चेंज किया गया है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। जब आप अपनी जीएसटी 1 खोलते हैं तो उस केस में यदि आपने B2B को सप्लाई की है तो उसकी डिटेल यहाँ टेबल 4A के अंतर्गत आती है। यदि आपने कस्टमर को सप्लाई की है तो उसकी डिटेल टेबल 7 B2C अदर्स के अंतर्गत आती है। और यदि कस्टमर को सप्लाई की है इंटरस्टेट और वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ टेबल 5 B2C के अंतर्गत इसकी डिटेल आती है। लेकिन अब यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन टेबल के अंतर्गत तो डिटेल देनी ही है। इसके अलावा टेबल नंबर 14 यानी कि सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसके अंतर्गत भी आपको समरी देनी होगी। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने अमेजोन के थ्रू सप्लाई की है, जहाँ पे कि सप्लायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट जिससे कि सेल की गई है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड था, लेकिन अमेजोन के थ्रू सेल की गई है। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ गई है और बेसिक प्लस जीएसटी का अमाउंट आ गया है। इसी प्रकार सेकंड सेल भी हमने B2B को की है, यानी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को की है, तो उसकी यहाँ पे हमने डिटेल ले ली है। लेकिन यहाँ पे थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को हुई है, यानी कि रिसिपिएंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ पे कुछ सप्लाई रिटर्न भी हुई है जो हमने अमेजोन के थ्रू की थी, वो डिटेल यानी कि ये 20,000 रुपये की जो सेल की थी B2B को, ये हमारी रिटर्न आ गई है विद इन द मंथ। इसी प्रकार जो कस्टमर को सेल की थी 16,000 रुपये की, ये भी रिटर्न आ गई है। तो इस प्रकार टोटल सेल में से टोटल रिटर्न आप लेस कर देंगे तो नेट सप्लाई आ जाएगी। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है आपको जीएसटी 1 में, तो यहाँ पे टेबल 4A के अंतर्गत तो आप ये डिटेल दिखाएंगे जो कि आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की है, यानी कि B2B, और टेबल 7 के अंतर्गत यानी कि B2C के अंतर्गत आप ये दूसरी सप्लाई दिखाएंगे जो कि आपने कस्टमर को की है। अब ये जो आपकी सेल रिटर्न हुई है B2B वाली, ये टेबल नंबर 9B के अंतर्गत आएगी जीएसटी 1 में, क्योंकि ये रजिस्टर्ड व्यक्ति को आपने क्रेडिट नोट इशू किया है सेल रिटर्न होने के बाद। लेकिन ये जो कस्टमर की सेल रिटर्न हुई है, इससे रिलेटेड जो क्रेडिट नोट है ये आप यहाँ पे टेबल 7B के अंतर्गत ही नेट कर देंगे, यानी कि जो टोटल 31,000 की सप्लाई हुई है इसमें से 16,000 की लेस करके ये रिपोर्टिंग आप टेबल नंबर 7 के अंतर्गत करेंगे B2C में। तो इस प्रकार यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं तो आपको सेल ऐसे ही दिखानी है जैसे आप नॉर्मल दिखाते हैं। जैसे कि B2B की आपने सेल की है तो टेबल 4A के अंतर्गत है, या फिर B2C की सेल की है तो टेबल नंबर 7 के अंतर्गत है। यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति से लेटर क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किया तो 9B के अंतर्गत है। और यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से लेटर क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किए हैं जहाँ पे कि वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है इंटरस्टेट सप्लाई में, 9B के अंतर्गत। और यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से लेटर क्रेडिट नोट इशू किए हैं और वैल्यू 50,000 से कम है तो उस केस में यहाँ B2C में ही आपको नेट करके दिखानी होती है सेल्स माइनस डेबिट एंड क्रेडिट नोट। और जो आपने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं इनवॉइस नंबर्स, डेबिट या क्रेडिट नोट, वो आपको टेबल नंबर 13 के अंतर्गत दिखाने होते हैं, और HS इनवॉइस समरी टेबल नंबर 12 के अंतर्गत दिखानी होती है। इसके अलावा अब आपको समरी यहाँ पे टेबल नंबर 14 के अंतर्गत दिखानी होगी, यानी कि सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब दो ऑप्शन आ रही है, एक है लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS एंड लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को आपकी सप्लाई के ऊपर TCS कलेक्ट करना होता है अंडर सेक्शन 52, तो यहाँ के पे आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे। तो हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे कि हमने जो इनवॉइसेस हैं वो रिस्पेक्टिव टेबल में दिखा दिए, जैसे कि टेबल नंबर 4A में, टेबल नंबर 7 में B2C से रिलेटेड और डेबिट एंड क्रेडिट नोट। और उसके बाद अब हमें इसकी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 14 में करनी है। तो अब हमें यहाँ पे समरी देनी है। तो टोटल हमारी जो नेट सप्लाई हुई है
यहाँ पे टोटल हमने सेल कर दी थी 2,51,000 की, इसमें से 36,000 रुपये की रिटर्न आ गई थी, तो नेट 2,15,000 रुपये ही बचा है। तो यहाँ पे 2,51,000 की हमने सेल की थी, 36,000 की रिटर्न आ गई, तो नेट 2,15,000 रुपये ही बचा है। तो ये नेट सेल वैल्यू आपको रिपोर्ट करनी है टेबल नंबर 14 के अंतर्गत, और इसके ऊपर जो GST है वो आप रिपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे जो अमेज़ोन है वो आपका TCS कलेक्ट कर लेगा 1% के हिसाब से, और बैलेंस अमाउंट ही आपको पे करता है। तो इस प्रकार इसकी रिपोर्टिंग आपको टेबल नंबर 14A के अंतर्गत करनी है। तो इस प्रकार यहाँ पे सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 52, जहाँ पे TCS कलेक्ट किया जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। तो जो भी यहाँ पे आपने सप्लाई की है, जैसे कि अमेज़ोन के थ्रू की है, तो उसका GST नंबर यहाँ पे डाल देंगे, और जो समरी है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, यानी कि नेट वैल्यू सप्लाई डालना है, और उसके ऊपर जो GST है वो आप यहाँ पे शो करेंगे। तो यदि आपने ई कॉमर्स की जो सेल की है उसकी रिपोर्टिंग करते हुए कोई गलती कर दी है, यानी कि टेबल नंबर 14 में कोई गलती कर दी है, तो अब आप उसकी अमेंडमेंट भी कर पाएंगे। इसके लिए अमेंडमेंट टेबल ऐड कर दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल नंबर 14 यानी कि सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहाँ पे नीचे देखिए अमेंड रिकॉर्ड डिटेल दी गई है, इसे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अमेंडमेंट सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स यानी कि 14A टेबल ऐड किया गया है। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 यानी कि TCS, इससे रिलेटेड आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियली चूज़ करेंगे, यहाँ पे किस महीने से रिलेटेड आप डिटेल अमेंड करना चाहते हैं वो चूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे GST नंबर एंटर करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर का, जैसे कि आपने जनवरी में गलत डिटेल अपलोड कर दी थी। तो अब आप यहाँ पे जनवरी मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे GST नंबर डालेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर का, उसके बाद अमेंड रिकॉर्ड पे प्रेस करेंगे, और जो अमेंडेड डिटेल है वो आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, जहाँ पे कि GST आप ही कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, और उसके बाद आपको ही इसे पे करना होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे टेबल नंबर 14 में सिर्फ इसकी समरी देते हैं कि आपने कितनी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है। ये डिटेल आपकी GST 3B में नहीं जाती है। तो डिटेल आपकी GST 3B में जाएगी यदि आप जो रिस्पेक्टिव टेबल है उनमें ये डिटेल ऐड करेंगे, यानी कि टेबल 4A टेबल नंबर 7 एक्स्ट्रा के अंतर्गत। तो उसके बेस पे GST 3B में ऑटोमेटिकली डिटेल चली जाएगी कि आपको कितना GST पे करना है, आपने कितनी टैक्सेबल सप्लाई की है। यहाँ पे सिर्फ आपको समरी देनी होती है कि आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो नेट सप्लाई है वो कितनी की है। तो अब देख लेते हैं दूसरी सप्लाई जो कि आपको रिपोर्ट करनी होती है टेबल नंबर 14 के अंतर्गत। तो यहाँ पे लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, यानी कि आप ऐसी सप्लाई जो कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन GST ना तो आपको कलेक्ट करना है ना ही पे करना है। यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही GST कलेक्ट करना होता है रेसिपिएंट से, और पे करना होता है। जैसे कि मोटर कैब की सर्विस है, मैक्सी कैब की सर्विस है, मोटरसाइकिल की सर्विसेज है, या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज है, या हाउसकीपिंग की सर्विसेज है। तो जैसे कि आप जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, टेक्स्ट्रास के थ्रू सर्विस देते हैं, तो उस केस में आपको GST नहीं कलेक्ट करना होता, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही कलेक्ट करके पे करना होता है। तो यहाँ पे लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 आप सेलेक्ट करेंगे और ऐड रिकॉर्ड क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए सप्लायर GST में रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट भी GST में रजिस्टर्ड है, लेकिन सर्विसेज जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी गई है। मान लीजिए ओला एंड उबर के थ्रू मोटर कैब के रिलेटेड सर्विस दी गई है सप्लायर के द्वारा 10,000 रुपये की। तो अब सप्लायर को टेबल नंबर 14B के अंतर्गत ये डिटेल देनी होगी कि उसने किस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कितनी सर्विस दी है। ऐसे ही मान लीजिए रेस्टोरेंट सर्विस दी गई है सप्लायर के द्वारा, जहाँ पे कि रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो इसके बारे में भी इन्फॉर्म करना होगा कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सर्विस दी गई है, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर और वैल्यू रिपोर्ट करनी होगी। इसके ऊपर जो GST है वो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा ही पे किया जाता है। इस प्रकार आपको टेबल नंबर 14 में बताना होगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर क्या है। यहाँ पे आपको सप्लाई नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट रिपोर्ट करनी है, भले ही आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को। तो यहाँ पे यदि सप्लाई रिटर्न आ गई है या जो सर्विसेज हैं उनमें कोई डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से कि आपको क्रेडिट नोट जारी करने पड़े हैं, तो नेट वैल्यू सप्लाई आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, और वो सप्लाई के ऊपर कितना GST बनता है वो आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। ये GST आपको नहीं पे करना है, क्योंकि आपके GST 3B में जो है टेबल 3.1.1 के अंतर्गत क्लॉज 2 के अंतर्गत जाता है। इसके ऊपर GST ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पे करना होता है, लेकिन कितना GST बनेगा इसके ऊपर वो आपको यहाँ पे देना होगा।
तो यदि आप सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हैं, जहाँ पे कि जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पे करना होता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो ये डिटेल आपकी जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यहाँ पे 3.1 के अंतर्गत नहीं जाएगी, क्योंकि 3.1 के अंतर्गत यहाँ पे अगर आउटवर्ड सप्लाई में जाती तो आपको जीएसटी पे करना होता है। यहाँ पे 3.1.1 के अंतर्गत जाएगी और यहाँ पे क्लोज नंबर 2 के अंतर्गत जाएगी, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई में by the registered person through e-commerce operator on which e-commerce operator is required to pay the tax under section 9(5). तो इस प्रकार ये डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पहले ये डिटेल आप यहाँ पे देते थे टेबल नंबर 3.1.c के अंतर्गत अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा परफॉर्मा नहीं दिया था जहाँ पे कि आपको ये रिपोर्ट करना होता था। लेकिन अब यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई करते हैं, जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होता है, तो इसकी रिपोर्टिंग आप जीएसटीआर 1 के सिर्फ टेबल नंबर 14 के अंतर्गत ही करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। और उसके बाद ये डिटेल ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B में यहाँ पे टेबल 3.1.1 के क्लोज 2 के अंतर्गत आ जाएगी। इस प्रकार मान लीजिए अपने रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड की है जोमेटो के थ्रू अपने क्लाइंट को, या फिर मोटर कैब, मैक्सी कैब, रेडियो टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड की है ओला उबर के थ्रू, या हाउसकीपिंग की सर्विस अर्बन कंपनी के थ्रू, या अकोमोडेशन की ओयो रूम के थ्रू, तो उस केस में आपको इस वैल्यू नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट रिपोर्ट करनी है टेबल नंबर 14 में, और इसका जो जीएसटी अमाउंट है वो भी बताना है। लेकिन इसके ऊपर जो जीएसटी है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा पे किया जाएगा। यदि आपने कोई गलती कर दी है इस टेबल नंबर 14 के लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) में रिपोर्टिंग करते हुए, तो अब इसकी डिटेल आप अमेंड भी कर पाएंगे। इसके लिए नया टेबल ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 14A ऐड किया गया है, अमेंडमेंट सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स। तो यहाँ पे देखिए लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, यहाँ पे आप फाइनेंशियली चूज़ करेंगे। मान लीजिए आपने जनवरी में कोई रिपोर्ट किया था, यहाँ पे जीएसटी नंबर जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना था, वो सप्लाई अपने गलत डिक्लेयर कर दी थी, तो अब यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर आप एंटर करेंगे, अमेंड रिकॉर्ड पे प्रेस करके जो करेक्ट वैल्यू है वो एंटर करेंगे। तो वहाँ पे टेबल नंबर 14 के अंतर्गत जो आप अमेंडमेंट करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जहाँ पे जीएसटी पे करना होता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे 3.1.1 के क्लोज 2 के अंतर्गत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यानी कि जो भी अपना अमेंडमेंट की है जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना है टैक्सेबल सप्लाई पे, उसकी डिटेल यहाँ पे अमेंडमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी जीएसटी 3B में। तो जीएसटी 1 में एक और टेबल ऐड किया गया टेबल नंबर 15, यानी कि सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लाई की गई है, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये डिटेल टेबल नंबर 15 में फिल करनी होती है। जैसे कि जोमेटो के थ्रू यदि सर्विस दी जाती है तो जोमेटो को डिटेल फिल करनी है, अर्बन कंपनी को जहाँ पे कि उन्हें ही जीएसटी पे करना होता है, या फिर ओला उबर कंपनी को, तो यहाँ पे उन्हें डिटेल बतानी होगी कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन कितनी सप्लाई की गई है, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करनी है। तो इस प्रकार अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर वाइज ये डिटेल जो है वो देनी होगी ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो टेबल 15 ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा फिल किया जाएगा। तो मान लीजिए जोमेटो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसने ऐसे सप्लायर से सप्लाई ली है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और ऐसे रिसिपिएंट को प्रोवाइड की है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो इसे B2B सप्लाई कहा जाएगा। इसके लिए इनवॉइस लेवल रिपोर्टिंग देनी होगी जोमेटो को, और डेबिट और क्रेडिट नोट टेबल 9B में रिपोर्ट करने होंगे। लेकिन यदि सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं था, तो उस केस में नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट रिपोर्टिंग करनी है टेबल नंबर 15 में। और यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उस केस में भी इनवॉइस लेवल रिपोर्टिंग देनी होगी, डेबिट एंड क्रेडिट नोट टेबल 9B में आएंगे। यदि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट इसकी रिपोर्टिंंग टेबल नंबर 15 में की जाएगी। तो ये रिपोर्टिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर को सिर्फ टेबल नंबर 15 में करनी है और कहीं नहीं करनी। तो इसके बेस पे ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में रिपोर्टिंग चली जाएगी। तो जीएसटी 3B में टेबल नंबर 3.1 के नीचे जो सेकंड है 3.1.1, इसके अंतर्गत सब क्लोज 1 है, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज़ टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। यहाँ पे ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में आ जाएगी जीएसटी 1 के टेबल नंबर 15 से। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो सप्लाई ली है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 टेबल 15 के अंतर्गत की जाएगी। और इससे जुड़ी हुई यदि कोई अमेंडमेंट है, कोई गलती कर दी है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने यहाँ पे डिटेल एंटर करते हुए, तो यहाँ पे टेबल 15A यानी कि अमेंड सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, इसके अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे डिटेल देगा
कि कौन सी अमेंडमेंट है, जैसे कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड, या अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, या अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली टैब क्लिक करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे अमेंड कोड पे प्रेस करेंगे। यदि ये B2B से रिलेटेड है, यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड है, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, तो उस केस में यहाँ पे ओरिजिनल प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बताना है। सप्लायर का GST नंबर यहाँ पे एंटर करके अमेंड करेंगे रिकॉर्ड और अकॉर्डिंगली दूसरी टैब में भी डिटेल एंटर करेंगे। इसके अलावा अब GST 2B को भी चेंज कर दिया गया है। तो ऐसी सप्लाई जो कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की गई है, तो उस केस में अब रेसिपिएंट ये देख पाएगा कि उसका इससे रिलेटेड कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है GST 2B में, और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी सेपरेटली देख पाएगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ GST 2B में अमेंडमेंट की गई है। अब रजिस्टर्ड रेसिपिएंट अमेंडेड डॉक्यूमेंट की डिटेल भी देख पाएगा। यहाँ पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने GST पे किया है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो यदि आप अपनी GST 2B को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ई-कॉमर्स डॉक्यूमेंट है, ये डिटेल सेपरेटली आएगी, और ई-कॉमर्स डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट है, ये डिटेल सेपरेटली आएगी। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन सी अमेंडमेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने की है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप ई-कॉमर्स वाइज डिटेल भी देख पाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल वाइज भी डिटेल देख पाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों GST में बड़े बदलाव हुए हैं, जो कि आप हमारे चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि GST के लेटेस्ट अपडेट, GST नोटिस से रिलेटेड जो वीडियोज़ हमने बनाई हुई हैं, या फिर जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप यहाँ पे वीडियो सेक्शन के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लेटेस्ट जो इनकम टैक्स और GST के अपडेट है वो डिस्कस किए हैं। तो आप इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।